अब हम अगले जो हमारा टॉपिक है वो है आसियान। ठीक है, तो आसियान जो टॉपिक है इसके अंदर हम आसियान क्या है, इसकी आसियान शैली क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, आसियान की स्थापना क्यों की गई, इसके अंदर कितने सदस्य हैं, ठीक है, और इसके 3 स्तंभ के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आसियान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसमें कितने देश थे? प्रारंभ में 5 देश थे। कौन कौन से 5 देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश प्रारंभ में थे। ठीक है, बाद में इसके अंदर 5 देश और शामिल हुए। वो कौन कौन से थे? तो 5 देश जो और शामिल हुए इसके अंदर, उसका नाम था ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। कौन कौन से? वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। 5 देश ये इसके अंदर बाद में शामिल हुए। तो टोटल कितने देश हो गए इसके अंदर? 10। तो आसियान के अंदर कुल कितने देश हैं? 10। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1967 में हुई। ठीक है, और बैंकॉक के घोषणा पत्र, किसके घोषणा पत्र? बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इन 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने बताया इसमें प्रारंभ में कितने देश शामिल थे? 5, और बाद में 5 और देश जुड़ गए। ठीक है, बाद में 5 और देश इसके अंदर जुड़ गए। तो संस्थापक देश कौन कौन से, एक बार और रिपीट करेंगे हम। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, बाद में कौन कौन से और जुड़े? तो ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये 5 देश इसके अंदर बाद में और जुड़ गए। तो टोटल हो गए इसके अंदर 10 देश। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली का अर्थ यह है कि आसियान के अंदर जो जितने भी देश हैं, 10 देश इसके अंदर शामिल है, किसी भी देश के ऊपर कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी विषय पर कोई निर्णय लेना है, तो उसके अंतर्गत 10 के 10 देश जब किसी मुद्दे पर राजी होंगे तो वही कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगर 10 में से 9 देश अगर राजी हैं, एक राजी नहीं है उस काम को करने के लिए, ठीक है, एक हाँ नहीं भर रहा है, तो क्या होगा? वो कार्य नहीं होगा। मतलब आसियान शैली के तहत किसी भी देश के ऊपर कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाएगा। देखो, आसियान संगठन में सम्मिलित सदस्य देशों में किसी भी सदस्य पर कोई निर्णय थोपने की कोशिश नहीं की जाएगी। ठीक है, तथा सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। इसे आसियान शैली का नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी निर्णय किसी पर भी थोपा नहीं जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसके अंदर हम जानेंगे विजन 2020। यानी कि आसियान ने ना अपना एक विजन रखा था कि 2020 तक, ठीक है, 2020 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा था अपना। ठीक, तो वो क्या था इनका? तो पहला लक्ष्य ये था कि आसियान के अंदर जितने भी देश हैं सब में क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना कर देंगे, स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी? आसियान के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर क्या होगा? लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। साथ साथ दूसरा निर्णय इन्होंने क्या लिया था? लक्ष्य क्या लिया था? कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं सबके साथ क्या होगा? व्यापार किया जाएगा। व्यापारिक संबंध अच्छे बनाए जाएंगे। जैसे भारत हो गया, दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, उसके साथ तुम्हारा चीन हो गया, वो भी दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जापान हो गया। तो इन देशों के साथ, ऐसे जो उभरती हुई बड़े बड़े देश हैं, इनके साथ भी अच्छे संबंध, व्यापारिक संबंध बनाएगा। ये इसका लक्ष्य था विजन 2020 के तहत। ठीक है, अब हमारा जो अगला विषय है वो है कि आसियान के 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ है। 3 इसकी खासियत है। आसियान की 3 खासियत है। वो क्या है? पहला है आसियान सैनिक समुदाय। क्या है? आसियान सैनिक समुदाय। ठीक है,
इसके तहत संगठन में देशों के बीच किसी भी विवाद को सैनिक टकराव की स्थिति न बनने की सहमति थी। ठीक है, कि किसी प्रकार का भाई विवाद होगा लेकिन सैनिक विवाद नहीं होगा, आपस में हम लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी सैनिक लड़ाई नहीं करेंगे, बातचीत से, इन सब चीजों से अपने सारे जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए। ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए। तो पहला कदम क्या उठाया गया, 1980 के दशक में लाओस तथा कंबोडिया में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया। 1980 के दशक में लाओस तथा कंबोडिया में, ठीक है, लाओस तथा कंबोडिया में क्या किया गया, लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया। दूसरा क्या किया गया, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बैठाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच किसकी स्थापना की गई, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। फिर 1995 में बैंकॉक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत आसियान शैली अपनाई गई। अब आसियान शैली क्या है वो तुम्हें पता ही है ना, किसी पर भी कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, अगला 2017 में म्यांमार के अंदर जो सैनिक शासन था ना, उसको समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई वहां पर। इसका लक्ष्य था कि नहीं था, क्या लक्ष्य था कि 2020 तक सब देशों में क्या होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो म्यांमार के अंदर भी 2017 में लोकतंत्र की स्थापना कर दी, सैनिक शासन को हटाकर, और आपसी विवादों को सुलझाने एवं शांति सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किया गया इसके अंदर। ठीक है, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। क्या है, तो आसियान आर्थिक समुदाय के तहत साझा व्यापार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। साझा व्यापार मतलब जितने के जितने देश इसके अंदर 10 देश शामिल है ना, तो 10 के 10 देश मिलकर व्यापार करेंगे, साथ साथ टैक्स फ्री करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो भी व्यापार के अंदर जो भी बाधाएं आएंगी है ना, उसको भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया। इसका यह उद्देश्य भी था ना विजन 2020 के तहत, कि आसियान जो है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं है ना, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबके साथ एक अच्छे आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास करेगा आसियान। ठीक है, अब आसियान का जो तीसरा स्तंभ है वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तीसरा स्तंभ जो है वो आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, इसके तहत सभी देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, और साथ साथ एक देश जो है वो दूसरे देश की संस्कृति को अपनाए। ठीक है, ताकि क्या हो, आपसी सहयोग और मेल मिलाप और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी देश किसी की संस्कृति को अपनाता है तो उससे क्या होता है, उससे उसको लगता है कि हाँ ये हमारा अपना ही कोई व्यक्ति है ना। अब किसी की हम संस्कृति से घृणा करेंगे तो क्या वो व्यक्ति अपने आप हमारे को अपना समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा, है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना भी इसकी एक खासियत है। ठीक है, आसियान की। अब इसमें एक विषय और है कि आसियान जो है ना, अभी हमने दो चीजें पढ़ी, आसियान और यूरोपीय संघ। तो आसियान जो है वो यूरोपीय संघ की तरह बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा है, लेकिन फिर भी ये अपने क्षेत्र में ठीक से कार्य कर रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ की तरह एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में नहीं बना है आज तक ये। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हम फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। इसके बारे में, चीन के बारे में, कि चीन जो है आज दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो चीन में किस किस तरीके से आर्थिक सुधार हुए, ठीक है, और चीन एक महाशक्ति के रूप में कैसे बना, चीन की जब प्रारंभिक स्थिति थी, जब वो आजाद हुआ तब उसकी स्थिति कैसी थी, है ना, ये सब हम जानेंगे।
ठीक है। और जो उसके अंदर सुधार हुए, चीन के अंदर जो सुधार हुए, ठीक है, उसके नकारात्मक पहलू क्या हुए? कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं, है ना, हर जगह पर, ठीक है। उससे कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचता है, ठीक। तो विकास किया तो उससे नुकसान क्या हुए, नकारात्मक पहलू क्या हुए? तो आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो 1950 के दशक में चीन, है ना, तो क्या स्थिति थी इसकी? 1949 में जो चीन है ना, माओ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद, ठीक है, जनवादी राज्य बना। क्या बना वो? जनवादी राज्य बना। वरना चीन भी पहले भारत जैसे अमेरिका का उपनिवेश था ना, वैसे चीन भी, अमेरिका कह रहा हूं, ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे ही चीन भी इनका उपनिवेश था, ठीक है। तो चीन भी आजाद हो गया था और उसने कौन सी व्यवस्था को अपनाया? साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। अब उसने साम्यवादी व्यवस्था को क्यों अपनाया? क्योंकि वो सोवियत प्रणाली से प्रभावित था। किससे? जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी, वहां पर भी साम्यवादी व्यवस्था थी, उससे प्रभावित था वो, ठीक है। साम्यवादी आधारित व्यवस्था को अपनाया। चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था, ठीक है, और चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी बन गया था। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? सब चीजें सरकार के अंडर में होती, व्यापार भी सरकार के अंडर में होगा, उद्योग भी सरकार के अंडर में होंगे, सारे के सारे, ठीक है। खेती भी सरकार के अंडर में होगी, और सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो कौन उपलब्ध करवाएगा? सरकार उपलब्ध करवाती है। सारी कल्याणकारी योजनाएं भी सरकार देगी, व्यापार भी सरकार करेगी, रोजगार भी सरकार देगी, ठीक है। और रोटी कपड़ा मकान सब कौन देगा? सरकार उपलब्ध करवाती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों में से गुजारा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक चीज और होती है कि विदेशों से आयात बहुत कम करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, सामान दूसरे देशों से नहीं मंगाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? चीन खेती से जो चीन खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था, ठीक है। जब विदेशों का पैसा था नहीं, ठीक है, अपने ही देश का जो पैसा था जितना भी था उसी को क्या करता था वो? खेती से जो भी रिवेन्यू होता था, उसका इनकम होती थी, वो पैसा कहाँ लगा रहा था वो? उद्योगों के अंदर लगा रहा था वो। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कोई थी नहीं, विदेशी इन्वेस्टमेंट तो कोई थी नहीं उसके देश के अंदर। चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, है ना, डॉलर वगैरह जो होते विदेशी मुद्रा वो थी नहीं, इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे चीन ने घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया। कि भाई बाहर से जो चीजें हमें मंगानी पड़ेंगी, है ना, तो उसके लिए क्या करो, धीरे धीरे अपने ही देश में बनाना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा होता भी है कि बाहर से चीजों को बहुत कम मंगवाते हैं, ठीक है। चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी, है ना। किसकी स्थिति अच्छी थी? रोजगार की स्थिति अच्छी थी। अर्थव्यवस्था लगभग हर साल 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी, लेकिन चीन की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, है ना, जिसके कारण चीन को नुकसान उठाना पड़ा। भाई किसी भी देश के अंदर अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी ना, है ना, तो उसका असर सीधा किस पर पड़ता है? अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। समझ में आया? अगर अर्थव्यवस्था जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो चीन ने जनसंख्या ने फिर, अब भाई नुकसान होगा तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो कानून बनाएंगे ना। तो चीन ने क्या किया? जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या किया? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और जनसंख्या की बढ़ती दर पर काबू पा लिया, ठीक है। और जनसंख्या की बढ़ती दर पर काबू पा लिया। तो यह स्थिति थी उसकी, कब की? आजादी के बाद की, 1950 के दशक की ये चीन की स्थिति थी। अब आगे क्या हुआ? अब चीन की अर्थव्यवस्था जो है उसका उत्थान होने लगा, सुधार होने लगा। तो उसने क्या क्या कदम उठाए जो उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ? तो चीन ने क्या किया? वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है यह सब इसकी आर्थिक नीतियों के कारण है।
जो चीन ने अपनी आर्थिक नीतियां बनाई, ठीक है, अपने आजाद होने के बाद समय दर समय, है ना, उसी के कारण ही वो क्या हुआ आज इतना आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो पाया है। चीन प्रारंभ में विश्व व्यापार संगठन में शामिल नहीं था, ठीक है, शामिल होगा भी क्यों, जब वो विदेशों से व्यापार नहीं कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, वो कोई सामान नहीं मंगा रहा है ना, तो चीन शुरू में विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर शामिल नहीं हुआ, ठीक है, और साम्यवादी आधारित व्यवस्था के कारण अपने संसाधनों पर निर्भर रहा, ठीक है, अपने संसाधन जो थे उन्हीं पर निर्भर रहा, विदेशों से कुछ भी उसने नहीं मंगाया, उन्हीं चीजों से अपना कार्य चलाता रहा, अपना काम चलाता रहा। चीन ने विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा, ठीक है, कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे अपनी, उसका एक लक्ष्य रखा। और कोई भी काम कब होता है, जब हम कुछ उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, और जब बड़ा सोचते हैं तभी तो होता है ना बड़ा, जब बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो होगा कैसे। और देखो उस लक्ष्य के आधार पर बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा, तो आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गया चीन, है ना, और सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया, और जितने भी संसाधन थे उसके पास वो सबके सब कहां लगा दिए उसने, उद्योग में लगा दिए। अब क्या हुआ, ठीक है, औद्योगिक विकास तो शुरू हुआ, साथ साथ 1978 में चीन ने क्या किया, मुक्त द्वार की नीति यानी कि खुले द्वार की नीति को अपनाया और विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार में शामिल हुआ। अब धीरे धीरे क्या किया उसने, अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया, और 1978 में, कब, 1978 में अपने व्यापार के लिए अपने दरवाजे धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया, है ना, अब विदेशों से व्यापार करना इसने शुरू कर दिया। मुक्त द्वार यानी खुले द्वार की नीति देंग श्याओपिंग, कौन थे, श्याओपिंग द्वारा, ठीक है, अपनाई गई, ठीक है, किसके द्वारा अपनाई गई, देंग श्याओपिंग के द्वारा अपनाई गई। इसके बाद चीन का आर्थिक विकास तेजी से होने लगा, है ना, बहुत तेजी से आर्थिक विकास होने लगा। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुविधाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, ठीक है, ये सारी सुविधाएं, चाहे रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुविधाओं की बात हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, है ना, सभी चीजों का लाभ जो है वो चीन अपने नागरिकों को बहुत अच्छी तरीके से देने लग गया, जिससे, है ना, इतनी अच्छी तरीके से दे रहे थे जो विकसित देश थे, अमेरिका जैसे, है ना, उनसे भी आगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से भी आगे निकल गया। ऐसा माना जाता है कि 2040 तक चीन ने अपना लक्ष्य ले रखा है कि 2040 तक चीन जो है वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। इस कारण चीन का प्रभाव विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चीन का जो प्रभाव है पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है ना। तो अब जो चीन में जो सुधार हुए उसके बारे में जानते हैं। तो 1972 में अमेरिका से रिश्ते बेहतर कर राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाया चीन ने, ठीक है, हालांकि वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था, सोवियत संघ का समर्थन करता था, है ना, लेकिन धीरे धीरे उसको लगा कि अमेरिका से उसको फायदा हो सकता है ना, तो उसने क्या किया, 1972 में अमेरिका से संबंध अच्छे बना लिए, दोनों तरफ फायदा लेने लग गया, ठीक है, और क्या हुआ, और आर्थिक संबंध अच्छे बनाए जिससे उसका विकास और अच्छे से होने लगा, आर्थिक और राजनीतिक संबंध अच्छे बना लिए। 1973 में चाउ एन लाई, कौन, चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया कि 4 क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। सबसे पहले 4 क्षेत्र कौन से थे, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, और तीसरा सेना, चौथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कि इन 4 क्षेत्रों में विकास होना चाहिए और बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। सबसे पहले ये 4 क्षेत्रों का लक्ष्य लिया, और किसने ये प्रस्ताव दिया था, चाउ एन लाई ने, चाउ एन लाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ी बात,
ऊपर हमने पढ़ा है जैसे 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई थी, है ना। इससे क्या हुआ, नीति अपनाई गई, है ना। चीन ने शॉक थेरेपी की तरह नहीं, शॉक थेरेपी नहीं अपनाया। शॉक थेरेपी कहां अपनाई गई थी, सोवियत संघ के अंदर। कहां, सोवियत संघ। शॉक थेरेपी क्या थी, एकदम से सारी व्यवस्था को बदल देना। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने क्या किया, धीरे 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 अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, ताकि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान ना पहुंचे, देश की जनसंख्या जो है ना, वहां के नागरिक जो हैं उनको किसी भी तरीके का जोखिम ना उठाना पड़े, है ना, किसी भी तरीके से वहां आपातकालीन स्थिति ना बने। ठीक है, नहीं अपनाया, बल्कि अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। ठीक है, जैसे 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। मतलब खेती जो थी सरकारी थी, मतलब क्या हुआ था, वहां पर भी खेती सब लोग मिलकर करते थे, कुछ भी जनता के हाथ में नहीं था, है ना। करेंगे सब लोग मिलकर, बांटेंगे, मतलब सरकार सबको सुविधाएं देगी। ठीक है, और खेती का जो भी फायदा होगा वो कहां जाएगा, सरकार के पास जाएगा। ठीक है, 1998 में उद्योगों का निजीकरण और सेज की स्थापना की। सेज क्या है भाई, ये सेज क्या है, ठीक है। उद्योगों का निजीकरण कर दिया, सारे उद्योग प्राइवेट कर दिए। अब उद्योग प्राइवेट किए, उसके साथ साथ ना इन्होंने एक सेज की स्थापना की, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की इन्होंने। इससे क्या हुआ, ठीक है, ये इन्होंने इसलिए किया ताकि क्या हुआ था, ब्रिटेन की, फ्रांस की क्या नीति थी, वो व्यापार करने ही तो पहले निकले थे दुनिया में, और धीरे धीरे क्या हुआ था, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया उन्होंने, सभी देशों में धीरे 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 सबको उपनिवेश बना लिया था। तो ये था कि भाई दोबारा ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए कुछ ही क्षेत्रों को, है ना, रिजर्व कर दो कि भाई यहीं पर ही सारा का सारा क्या होगा, जो आर्थिक स्थिति आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हैं वो इसी क्षेत्र में होंगी, है ना, इस एरिया में होंगी। ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र जगह जगह बना दिए गए थे पूरे देश भर में। ठीक है, कि यहीं पर ही व्यापार होगा। जैसे वर्तमान में देखो, भारत के अंदर भी देखो क्या हो रहा है, ये दिल्ली के आसपास देखो, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक तरीके से, वहां पे गुड़गांव, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र बना दिया, वहां पर सारी इंडस्ट्रीज भेज दी। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहे हैं ना। ऐसे ही उस समय भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे थे। ठीक है, 2001 में क्या हुआ, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, और फाइनली 2001 में जो चाइना है वो विश्व व्यापार संगठन में भी, WTO में भी शामिल हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद चीन के अंदर कुछ जो सुधार हुए तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, है ना। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े भाई, चीन में विकास तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उसका लाभ जो है, उसका लाभ सभी वर्गों को नहीं मिल पाया। ठीक है, उसका लाभ जो है वो सभी वर्गों को नहीं मिला। और क्या हुआ, चीन में आज भी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या क्या है, बेरोजगार है। 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या क्या है, बेरोजगार है आज भी चीन के अंदर। ठीक है, गांव और शहर के लोगों के बीच का जो आय का अंतर है वो बढ़ता जा रहा था, है ना। गांव और शहर के बीच में जो लोग हैं, है ना, उनके बीच की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, है ना, आय की स्थिति। चीन ने जब अपना आर्थिक विकास किया तो साथ साथ उसने पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्या किया चीन ने, पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और क्या हुआ, एक पार्टी के कारण, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी हैं, है ना, अब पार्टी जो नेता है वो दिन प्रतिदिन क्या होते गए, भ्रष्ट होते गए, और भ्रष्टाचार जैसी स्थिति भी वहां पर बढ़ती चली गई। ठीक है, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति भी वहां पर होती चली गई। ठीक है, एक पॉइंट और रह रहा है इसके अंदर अभी हमारा, वो ये है, वर्तमान में चीन जो है वो सत्ता का
नए केंद्र के रूप में उभरा है। ठीक है, वर्तमान में चीन जो है वो सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरा है ना। तो कैसे कह सकते हैं हम, तो ऐसे कह सकते हैं हम, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, एक विशाल भूभाग, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में उन्नत है, वो बहुत आगे निकल गया है वो। ठीक है, और क्या है, और क्या है, 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के साथ विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है चीन। ठीक है, विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है चीन। और क्या हुआ है, चीन की बढ़ती आर्थिक विकास के चलते जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी ने व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला दिया है। ठीक है, चीन के साथ जितने विवाद थे उसको भुलाकर चीन के साथ व्यापार करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की है ना। चीन ने बहुत ज्यादा मदद की आसियान देशों की। चीन एक परमाणु शक्ति देश भी है, इसलिए भी हम कह सकते हैं भाई विश्व में, है ना, विश्व में एक नया केंद्र के रूप में चीन जो है वो सुरक्षा परिषद का भी एक स्थायी सदस्य है ना, यूएनओ का स्थायी सदस्य है। चीन का लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश की नीतियां दर्शाती हैं कि चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, तो इन सभी विषयों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज जो चीन है वो दुनिया में, है ना, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना जैसे देशों, अमेरिका जैसे देशों को भी वो पीछे छोड़ देगा। ठीक है, समझ में आया।